हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में देखेंगे। हमने 3 फाइलम अच्छे से पढ़ लिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा। तो आज के इस वीडियो में हम प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में जानेंगे। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें हमने देखा था एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था क्यों सभी एनिमल को हमने 10 फाइलम में बांटा है और किस फाइलम की क्या खासियत होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे पहले हम देखेंगे वो कैरेक्टर जो अभी तक हमें प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा या पोरीफेरा में देखने को नहीं मिले थे। यानी यहाँ हम एक प्लेटी हेलमिंथीज का यूनिक कैरेक्टर याद करेंगे, यानी प्लेटी हेलमिंथीज में कैसे जीवों को रखा गया ये जानेंगे। देखिए केवल लक्षण, आप बीएससी में क्या होता था कि 8-10 लक्षण याद कर लेते थे कि ये प्लेटी हेलमिंथीज का लक्षण है, लेकिन यहाँ ये नहीं करना है। यहाँ ये समझना है कि प्लेटी हेलमिंथीज मतलब कैसे जीव। अगर कोई प्लेटी हेलमिंथीज है तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें फिजियोलॉजी कैसे होगी, उसकी फिजियोलॉजी के लिए उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होगा, ये सब होगा। तो यहाँ रटना नहीं है, समझना है कि प्लेटी हेलमिंथीज मतलब कैसे जीव। तो पूरा समझना है, पहले उनके बॉडी स्ट्रक्चर, फिर उनकी फिजियोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो उनके सिस्टम होते हैं वो सब। तो आइए एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्लेटी हेलमिंथीज शब्द अगर किसने दिया है, तो प्लेटी हेलमिंथीज शब्द दिया है गिगेनबॉर्न ने। और प्लेटी हेलमिंथीज का मतलब क्या होता है, प्लेटी मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथीज मतलब होता है वॉर्म। यानी इस फाइलम में ऐसे जीवों को रखा गया है जो कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। जैसा कि आपने लीफ देखा होगा, लीफ यानी पत्ती कैसी होती है, चपटी होती है। और यहाँ वार्म का मतलब क्या होता है, वार्म मतलब होता है कीड़ा या क्रीमी जिसको कहते हैं। तो यानी प्लेटी हेलमिंथीज का मतलब क्या हो गया, चपटे क्रीमी। अब आइए इनका क्या करते हैं, जनरल कैरेक्टर एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये क्या होते हैं, ट्रिप्लो प्लास्टिक होते हैं, यानी त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, अभी हमने देखा था सिलेंट्रेटा देखा था। सिलेंट्रेटा में क्या था कि केवल 2 ही स्तर पाया जाता था, वो कैसे होते थे, डिप्लोब्लास्टिक होते थे। यानी उनका शरीर जो होता था केवल 2 स्तर से मिलकर बना होता था, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तीसरा लेयर पाया जा रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, मीसोडर्म। तो जिनका बॉडी किससे बना हो, 3 स्तर से बना हो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिनका 2 स्तर से बना हो उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो सिलेंट्रेट क्या थे, डिप्लोब्लास्टिक थे। इसके बाद पोरीफेरा क्या था, डिप्लोब्लास्टिक था। अब बात करें प्रोटोजोआ की, तो प्रोटोजोआ में क्या हो रहा है, केवल एक सेल होता है, तो वहाँ कोई मतलब ही नहीं है कि वो किसके हैं, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमें किस फाइलम में देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, प्लेटी हेलमिंथीज। फिर बात करें ये क्या होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये सब टर्म हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको एनिमल किंगडम बहुत ही अच्छे से समझना है तो सबसे स्टार्टिंग के 2 वीडियो देखना पड़ेगा कि एनिमल के लक्षण क्या होते हैं, दूसरा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन। तो किस आधार पर हमने 10 फाइलम में बांटा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो हमने बताया था कि प्लेटी हेलमिंथीज में ऐसे जीवों को रखा गया है जो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा, प्रोटोजोआ देखा, वहां कोई सिमेट्री नहीं थी। पोरीफेरा में भी कोई सिमेट्री नहीं थी। सिलेंट्रेटा उसके बाद आता है, वहां पर कौन सी सिमेट्री थी, रेडियल। तो सबसे पहले बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल हमें किस फाइलम में दिखाई देते हैं, तो प्लेटी हेलमिंथीज हो जाएगा। फिर बात करें सिलोम की, तो सिलोम के आधार पर भी, यानी एनिमल को बांटने का एक आधार क्या है, सिलोम भी है। कुछ क्या होंगे, सिलोमेट होंगे, कुछ एसिलोमेट होंगे और कुछ स्यूडोसिलोमेट होंगे। तो अभी तक प्रोटोजोआ में सिलोम नहीं था, पोरीफेरा में सिलोम नहीं था, ना ही सिलेंट्रेटा में था। अब सिलोम यहाँ पर प्लेटी हेलमिंथीज में भी नहीं होगा। यानी सिलोम सबसे पहले हमें कहाँ देखने को मिलेगा, इसके हेलमिंथीज में। तो प्लेटी हेलमिंथीज कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। सिलोम का मतलब क्या होता है कि द स्पेस बिटवीन गट एंड बॉडी वॉल, यानी जो हमारा बॉडी वॉल होता है किसी एनिमल का और जो गट होता है यानी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसके बीच में जो ये स्पेस होता है उसी को हम कहा जाता है सिलोम। तो जो प्लेटी हेलमिंथीज में जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी वॉल के अंदर, तो उनके बीच बीच में क्या भरा होता है, मीसेनकाइमा भरा होता है। तो यहाँ पर मीसेनकाइमा भरा होगा, यानी कि यहाँ पर कोई खाली स्पेस नहीं होगा, यहाँ पर सिलोम नहीं होगा। तो जिनमें सिलोम नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, एसिलोमेट कहते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि बॉडी वॉल
और एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम शॉर्ट में गट कहते हैं, उनके बीच में मीसेनकाइमा भरा होता है, यानी सॉलिड। यहाँ पर ये जगह कैसा होता है, फिल होता है, खाली नहीं होता। चौथा पॉइंट देखें, टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है, एक सीक्वेंस याद रखना है कि पोरीफेरा में क्या था, सिलेंट्रेटा में क्या था, प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या था, इसके बाद इसकी हेल्मिन्थीज में क्या होगा। केवल ये करेक्टर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक ही सीमित नहीं है, ये सभी में, यही करेक्टर हमें सभी में देखना है। अब टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका मतलब हमने देखा था कि जो प्रोटोजोआ देखा था वहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ए सेलुलर था। यानी ए सेलुलर का मतलब क्या होता कि हर कार्य के लिए क्या होता था, कोई ना कोई कोशिकांग होते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, ए सेलुलर। फिर हमने फिर उसके बाद हम आए पोरीफेरा में। पोरीफेरा में हर कार्य के लिए क्या होता था, सेल होता था। भोजन को स्टोर करने के लिए अलग सेल, भोजन को पचाने के लिए अलग सेल, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग सेल। तो वहां बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा कहेंगे, सेलुलर लेवल का। फिर सिलेंट्रेटा में आए, सिलेंट्रेटा में क्या हो गया, टिश्यू डेवलप हो गया हर कार्य के लिए, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा हो गया, टिश्यू लेवल का हो गया। तो सबसे पहले हमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस में देखता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में दिखाई देता है। अभी वहां में सिलेंट्रेट में कोई ऑर्गन दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन यहाँ पर हमें ऑर्गन दिखाई देंगे। यहाँ पर इंटेस्टाइन होगा, इसके अलावा और भी ऑर्गन होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कुछ काम के लिए टिश्यू होंगे, कुछ काम के लिए ऑर्गन भी बन गए होंगे। और इसके बाद देखेंगे तो वहां पर हमें ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। उसके बाद देखेंगे तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए जीवों को क्या किया गया, क्रम से रखा गया। जो सबसे कम विकसित जीव है उन्हें सबसे पहले रखा गया, जो सबसे विकसित जीव है उन्हें क्या रखा गया है, वो सबसे टॉप पर रखा गया है। तो इस तरीके से ये विकास के क्रम को दिखा रहा है, यानी इवोल्यूशन को दिखा रहा है। तो जो हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन चैप्टर, यानी हम मानते हैं कि जो आज उच्च कोटि के जीव हैं वो निम्न कोटि के जीव से ही बने हैं। तो जब हम निम्न कोटि से लेकर के उच्च कोटि तक के जीवों का अध्ययन करते हैं तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, पहले निम्न कोटि के जीव ही रहे होंगे, धीरे धीरे उनमें विकास होते होते क्या बन गए, उच्च कोटि के जीव बन गए। जो कि हमें देखने को भी मिलता है कि कुछ करेक्टर है, उसके अगले वाले फाइलम में उससे बेहतर करेक्टर है, उसके अगले फाइलम में उससे बेहतर करेक्टर है। तो चीजें क्या हुई हैं, धीरे धीरे बेहतर हुई हैं। अब आते हैं इसके बाद इनका कि वास स्थान क्या होता है, ये रहते कहाँ है या कैसे रहते हैं। तो ये जो हमने 4 करेक्टर बताया, ये आपको कंपेरिजन करना है हर फाइलम में। अब आते हैं फ्री लिविंग होते हैं ये, या तो पैरासाइट होंगे। तो अगर कोई जीव, यानी इसमें दोनों तरीके के जीव पाए जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे क्या होंगे जो पैरासाइट होंगे किसी जीव पे, और कुछ होंगे जो पैरासाइट नहीं होंगे। जो पैरासाइट नहीं है उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री लिविंग कहते हैं। बॉडी इनका क्या होता है, अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी सेगमेंट में बटा नहीं होता है। लेकिन इसका एक क्लास आता है सिस्टोडा, जिसमें बॉडी जो होता है वो सेगमेंट में बटा होता है। अब जो पैरासाइट होंगे, तो पैरासाइट को क्या होता है, होस्ट से चिपकना होता है। तो चिपकने के लिए अडहेसिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अडहेसिव स्ट्रक्चर मतलब चिपकने वाले स्ट्रक्चर। तो उसके लिए क्या होगा, हुक होगा, स्पाइन होगा, सकर होगा। तो ये क्या करते हैं, सकर किस लिए होता है, चूसक, यानी कि जो फ्लूइड होगा, तरल होगा होस्ट से, उसको चूसने के लिए क्या होगा, इसमें सक करने के लिए सकर होगा। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है, क्योंकि उसमें एनस नहीं होता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हम जानते हैं, वो माउथ से लेकर के एनस तक होता है। तो यहाँ पर माउथ तो होता है लेकिन एनस नहीं होता है, इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। एक क्लास होता है सिस्टोडा, और सिस्टोडा में तो ऑब्सेंट ही होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसमें जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, तो आपका आ जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। किसमें डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट ही होता है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज का एक क्लास होता है सिस्टोडा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, सिस्टोडा, ट्रिमेटोडा के बारे में। फिर इसकी बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें पाया जा रहा है, इनकम्प्लीट ही सही, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं होगा, नर्वस सिस्टम नहीं होगा। ये सभी क्या होंगे, इसमें अब्सेंट होंगे। तो यानी अभी ये क्या है, बहुत ही निम्न कोटि का जीव है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम तो डेवलप हो गया है, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम ये डेवलप नहीं हुए। तो सबसे ज्यादा जो इसमें डेवलप चीज है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका वेल डेवलप होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जितने भी निम्न कोटि के जीव होते हैं
उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, वो वेल डेवलप होता है। और जितने ही निम्न कोटि के जीव होते हैं वो उतने ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों उनका वेल डेवलप होता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर सके। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि जितने निम्न कोटि के जीव होते हैं उनके सर्वाइवल के चांस भी उतने ही क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कुछ उनकी स्पीसीज बची रह जाए या कुछ उनके ऑर्गेनिज्म बचे रह जाए, इसीलिए वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। जैसे हम जानते हैं स्कैरिस 1 लाख अंडे देती है, ऐसे ही जितने भी जीव देखेंगे निम्न कोटि के वो लाखों करोड़ों में अंडे देते हैं। तो क्यों, क्योंकि उनके सर्वाइवल के चांस क्या है, कम है। तो जो उनके सर्वाइवल के चांस कम होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा अंडे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और जो जीव उच्च कोटि के हैं यानी उनके सर्वाइवल के चांस ज्यादा हैं, तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मक्खी, मच्छर या कोई भी पैरासाइट देख लीजिए। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस है, ये 2 होस्ट में रह रहा है, एक होस्ट से दूसरे होस्ट में जाने के लिए पता चला दूसरा होस्ट मिले ही नहीं, वहां पर क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा तो किल हो जाएंगे, लेकिन 1-2 ऐसे बचे रहेंगे जो दूसरे होस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इससे इनकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी क्या होगी, बनी रहेगी। तो इसीलिए लो ऑर्गेनिज्म एंड लो कोटि के ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उच्च कोटि के कम ही करते हैं। आप जैसे मनुष्य में ही देख लीजिए, मनुष्य में क्या होता है, केवल एक बार में एक ही संतान प्रोड्यूस होती है, या तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो जाए, किसी कारण में 3 हो सकती है, लेकिन नॉर्मली तो एक ही होता है। तो जितने उच्च कोटि के जीव है, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है, या संतान पैदा करने की कैपेसिटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है। और जितने निम्न कोटि के होंगे उतने ही ज्यादा होंगे। तो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा, इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसका मतलब भी हमने समझ लिया है, सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है, इसका मतलब भी पहले हम समझ चुके हैं। डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट का मतलब कि जब लार्वा बने, और ये लार्वा क्या होता है कि होस्ट में घूमता रहता है, यानी यहाँ पर इनका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। कई प्रकार के लार्वा बनते हैं, एक प्रकार से दूसरे प्रकार का लार्वा, दूसरे से तीसरे प्रकार का लार्वा, फिर एक होस्ट से दूसरे होस्ट में। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, वो बहुत जटिल होती है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, लाइफ साइकिल इनकी कॉम्प्लेक्स होती है। तो ये हो गए किसके बारे में, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर। या मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या कहले, ये सभी करेक्टर, इसके अलावा कोई करेक्टर बचा नहीं है, यहाँ पर कुछ छोड़ा नहीं गया है। सभी को एक क्रम में इस तरीके से लिखा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और अच्छे से याद भी आ जाए। तो सबसे पहले अगर किसी का करेक्टर याद करना है, उसके बॉडी का स्ट्रक्चर याद करिए। फिर उसके बाद उसमें जो फिजियोलॉजी होती है, कैसे होती है, उस फिजियोलॉजी के लिए कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, कौन से नहीं होते, ये याद करना होता है। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में 4 लाइन याद कर लीजिए, तो उसका करेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छे से याद हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, हमने कंपेरिजन करके पढ़ाया। अब इस वीडियो के बाद हम क्या देखेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो किस आधार पे बांटा गया है और किस क्लास का कौन सा करेक्टर है, कौन सा एग्जाम्पल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। आप में से देखिए ज्यादातर लोग बस वीडियो को देखते हैं, न तो लाइक करते हैं न कमेंट करते हैं। तो जो कमेंट करते हैं वो काफी अच्छा लगता है। तो बहुत ऐसे लोग भी कमेंट करते हैं जो जिनका नाम जो है कई बार लेते हैं, जैसे कुछ लोग हैं तो हर वीडियो पे कमेंट करते हैं, वो अच्छा लगता है तो उनका नाम याद हो चुका है। कुछ ऐसे हैं जो कभी कभी कमेंट कर देते हैं तो लगता है कि हाँ ये भी मेरे सब्सक्राइबर है, मुझसे जुड़े हैं। तो कमेंट जरूर कीजिए आप, ताकि पता चले कि कौन कौन है जो मुझसे पढ़ रहा है, मुझसे जुड़ा हुआ है। अगर आपने अभी तक कमेंट नहीं किया तो प्लीज एक बार कमेंट कर दीजिए, ताकि ये पता चल जाए कि आप डेली हमसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि जैसे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो कभी कभी मेरा भी डीमोटिवेशन हो जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका फायदा हो रहा है कि नहीं, कोई पढ़ रहा है कि नहीं, या फिर ऐसे ही कभी कभी कोई खोल करके देख ले रहा है। अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए तो उसके बारे में ही बताइए। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।